सरकारी परीक्षाओं में कदाचार और प्रश्न पत्र लीक को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय और आर्थिक अपराध इकाई ने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन और एडीजी आर्थिक अपराध सुनील कुमार ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर 10 साल की सज़ा और उनकी चल अचल संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कई कोचिंग सेंटर और परीक्षा केंद्र भी जांच के दायरे में हैं। 2012 से अभी तक 10 कांड का अनुसंधान किया है, जिसमें कुल 545 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। 10 मात्र कांड और 249 अभियुक्तों पर आरोप पत्र भी दिया गया है। गौरतलब है कि एक मॉडल एक्ट सरकार ने नोटिफाई किया था। उस मॉडल एक्ट के तहत बिहार लोक परीक्षा अनुसूचित साधारण निवारण अधिनियम 2024 बिहार में लागू है और CHO एग्जाम जो अभी हुई थी, जिसमें कंप्यूटर सर्वर से कॉम्प्रोमाइज हुआ था, उस एग्जाम के अभियुक्तों पर यह धारा लागू किया जाता है। ये धारा काफी मजबूत है। इसके संबंध में DIG साहब हमारे विस्तृत प्रतिवेदन देंगे और क्या पहल की जा रही है ये हम अवगत करने चाह रहे हैं कि EOU को और सुदृढ़ किया जा रहा है। EOU अब सभी डिपार्टमेंट्स जो परीक्षा लेती है बिहार सरकार के तरफ से, उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होने लगे हैं। वो भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उसमें क्या लैकुना है, क्या खामी है, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक पहुंच जाएं, ताकि जो भी संस्था चलाता है, प्राइवेट संस्था, उनका भी हम लोग पहले से जांच करेंगे, कंप्यूटर्स भी, उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स भी, ताकि दोबारा ये सब हो नहीं पाए। जहां की कानूनी कार्रवाई के संबंध में है, डाटा बैंक बनाया जा रहा है। पिछले 10-12 साल में बिहार राज्य में पड़ोस राज्यों में जो भी संगठित ऐसे गिरोह हैं, उनकी पूरी हुलिया ली जा रही है। फिर से मैं बताना चाहता हूं कि 2005 से PMLA एक्ट लागू है। तो ये संगठित अपराधी अगर बिहार में कार्य करेंगे और उनके पास अकूत धन क्राइम के मार्फत जमा हुआ है, तो PMLA के तरफ भी हम लोग ED के मार्फत इनकी कमाई को जब्त करने के प्रयास करेंगे। जहां की आउटरीच की सवाल है, EOU के पास डेडिकेटेड, आप लोग को सब मालूम है कि WhatsApp नंबर भी है, ईमेल ID भी है। जो भी सूचना मिलती है अगर किसी भी नागरिक को कि एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, चाहे रूमर मॉन्गरिंग भी होती है, तो जरूर भेजते रहें। एक SP के अंतर्गत एक स्पेशल सेल है। साथ में हम लोग साइबर पेट्रोलिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी करते हैं, जिसमें इस तरह की भ्रामक समाचारों का तथ्य के अंदर क्या है, क्या ये सत्य है कि नहीं है, ये सब हम देखते हैं। पिछला जो एग्जाम हुआ है, उसमें अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य EOU के सामने नहीं आया है कि कोई लीकेज हुई है। और जो हुड़दंग 1-2 सेंटर में हुआ है, उसके लिए जिला प्रशासन और जिला पुलिस काफी सक्षम है वैसे छात्रों पर कार्रवाई करने की। आपके मार्फत से हम सभी छात्रों को आश्वासन देने चाहते हैं कि जो पूर्व में घटनाएं घटी हैं, उसके रोकथाम के लिए EOU और बिहार पुलिस एकदम सजग है। साथ ही साथ बिहार सरकार का पूरा सहयोग है और सब डिपार्टमेंट्स का भी सहयोग है कि आगे ऐसे कोई घटना नहीं घटे जिससे कि राज्य की छवि बिगड़ती है। आगे का जो डिटेल्ड ब्यौरा देंगे मानवजीत ढिल्लों साहब, ये DIG EOU हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। इनकी से प्रतिबद्ध है। ये जो संगठित गिरोहों के द्वारा बार परीक्षा लीक के मामले हो रहे हैं और बिहार पुलिस में आर्थिक अपराध इकाई है, बिहार पुलिस की तरफ से नोडल इकाई है जो ऐसे सभी कांडों को और मामलों को, सूचना और असूचनाओं को डील करती है।
जैसे सर ने बताया कि इसी वर्ष आप सभी अवगत हैं कि वर्ष 2024 में ही बिहार सरकार के द्वारा बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 लागू किया गया है। ये एक बहुत ही अच्छा कानून है। इसमें इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं जो पूर्व में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम था उसमें नहीं था। जैसे कि उदाहरण स्वरूप अब कोई भी परीक्षा लीक में यदि किसी संगठित गिरोह उसकी शामिल होने के तथ्य प्रकाश में आते हैं तो 10 वर्ष की सज़ा की गई। पहले जो सज़ा थी सज़ा बहुत कम थी और 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के फाइन का प्रावधान किया गया। इसका एक और जो अच्छा फीचर ये है कि अगर कोई भी संस्थान चाहे परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसी जिसको दिया गया है या फिर एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनकी संख्या प्रकाश में आती है तो उनके भी जो चल और अचल संपत्ति उसको आइडेंटिफाई करके उनकी कुर्की जब्ती की जा सकती है और इसकी वजह से जो सरकार को नुकसान होता है, परीक्षा संचालन में पैसा लगता है, सरकारी राजस्व की इसमें क्षति होती है तो उसका कंपनसेशन किया जा सकता है। तो इसी मामले में जो भी आप जानते हैं जो CHO का कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का जो परीक्षा लीक हुआ है पहली बारी बिहार राज्य में इस अधिनियम के तहत इस कांड को दर्ज किया गया है और इस पे जितने भी 12 के 12 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनके हम लोग स्वामित्व का हम लोग ब्यौरा ले रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से और GST की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स वहीं से पंजीकृत होते हैं। और कुछ जैसे आप जानते हैं उसमें से 3 जो स्वामी थे एग्जामिनेशन सेंटर्स उनको हम लोग जेल भेज चुके हैं और जैसे ही चार्जशीट होगा और बाकी लोगों की सलीका प्रकाश में आएगी तो उनकी चल और अचल संपत्ति की जो कुर्की और जब्ती की कार्रवाई हम लोग करेंगे और ये पहली बारी होगा। इससे पहले जैसे ADG हेडक्वार्टर सर ने बताया कि अभी तक जब से आर्थिक अपराध इकाई का गठन हुआ है लगभग 10 परीक्षा लीक के मामले हम लोगों ने इनका अनुसंधान किया है। जो हाल फिलहाल 2022 से बड़े बड़े परीक्षा लीक के मामले हुए BPSC का PT परीक्षा का हुआ था, उसके बाद फिर केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती परिषद का परीक्षा लीक हुआ, BPSC TRE टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का हुआ, नीट का भी प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किया गया और अब CHO का जो ऑनलाइन परीक्षा लीक मामला हुआ है। इन सभी मामलों में लिखित रूप से कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने एक बहुत ही व्यापक डेटाबेस बनाया है। इस डेटाबेस में लगभग 170 लोगों का अभी हम लोगों के पास प्रोफाइलिंग हुआ है और इस पे बिहार राज्य के अतिरिक्त हम लोगों का लगातार संपर्क रहा है उत्तर प्रदेश के साथ, झारखंड के साथ, हरियाणा के साथ और जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो गुजरात और महाराष्ट्र से वहाँ से टीम्स आई थी। तो हम लोगों के पास एक समेकित डेटाबेस बना है ऐसे गिरोहों का जो कि बिहार राज्य में भी कार्यरत है और अन्यत्र भी कार्यरत है और इसको लोग आपस में परस्पर सहयोग भी करते हैं। उनका प्रोफाइलिंग करके हर बार जब भी कोई भी परीक्षा होती है तो हम लोग इसके संबंध में अलर्ट्स भी जारी करते हैं। इसके अलावा जो साइबर पेट्रोलिंग है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पैसा लेने के लिए उनको इन ग्रुप्स के साथ जोड़ने के लिए ज़्यादातर साइबर स्पेस का इस्तेमाल होता है। तो हम लोगों का एक 24/7 घंटे कार्यरत है संकेत इकाई है जो कि सोशल मीडिया पेट्रोलिंग के अतिरिक्त ऐसे मामलों की साइबर पेट्रोलिंग भी करता है और सूचनाओं और असूचनाओं का संकलन करता है। उसके बाद ये जो गिरोह हैं इनके जो प्रमुख सरगना हैं इनको आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए भी हम लोगों ने कार्रवाई किया है। अभी जैसे आप अवगत होंगे जो संजीव मुखिया है जो कि प्रमुख सरगना रहा है नीट में भी और CSPC में भी और BPSC में भी, उसके ऊपर DA का केस किया गया और उसी DA की केस की वजह से जो लगभग 6 महीने से उसके ऊपर नो परसेंट स्टफ लगा हुआ था, दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगी हुई थी। हम लोगों ने सारा एविडेंस प्रस्तुत किया कोर्ट को और अब वो कार्रवाई जो दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगी हुई थी उसको खत्म किया गया है और वारंट और कुर्की की कार्रवाई के लिए हम लोगों ने प्रार्थना की है कोर्ट से। इसके अलावा रंजीत कुमार रजक जो पहले परीक्षा के मामलों में सिलेक्ट रहे हैं और वो भी सरगना रहे हैं इस प्रकार के नीट के मामलों में, तो उनके ऊपर भी DA का केस काफ़ी आगे तक बढ़ गया है और थोड़ी देर में हम तो भी प्रोसिक्यूशन सेंक्शन प्राप्त करके चार्जशीट करेंगे। इस तरह के अन्य पहले तो इसको हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में बांटा है, लोक सेवक और गैर लोक सेवक। लोक सेवकों की कैटेगरी में जो सरकारी कर्मी शामिल हैं उनके ऊपर TCS का केस करेंगे और फिर एक प्लेटफॉर्म होता है रीजनल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, इसमें जो आयकर विभाग होता है, गृह विभाग
तो जितने भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स के केस होते हैं उनके माध्यम से उनको सूचना साझा किया जाता है और वहीं से सूचना प्रवर्तन निर्देशालय ईडी को भी जाती है। तो ये दोनों केसी एक्ट के केसेस में ऑलरेडी सूचना प्रवर्तन निर्देशालय को भी दी गई है ताकि वो भी अपने स्तर पर कार्रवाई कर सकें। जो गैर सरकारी सेवकों के मामले जिसमें जो संगठित गिरोह के बाकी सदस्य हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो नया अधिनियम लागू हुआ है उसमें उनकी चल और अचल संपत्ति को फोरफीट करने का प्रावधान है। उसको लेकर उनका इन्वेस्टिगेशन वित्तीय अनुसंधान किया जा रहा है और उन लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।